Hello and welcome all of you. Today we are going to be talking about the most furious topic of English grammar which is clause. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में विच इज़ क्लॉज. क्लॉज से रिलेटेड डर हमें हमेशा से ही रहा है क्योंकि हमने इस टॉपिक को काफ़ी बार पढ़ा, लेकिन हमेशा ये समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है. एंड ट्रस्ट मी, क्लॉज एक बहुत ही ईजी टॉपिक है, लेकिन वो हमेशा हमें डिफ़िकल्ट ही लगता है. कोई भी चीज़ तब तक ही हमें डिफ़िकल्ट लगती है जब तक वो हमें आ नहीं जाती. तो आज हम इसी टॉपिक को अच्छे से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. एंड ट्रस्ट मी, दिस टॉपिक इज़ वेरी सिंपल. हम इसको बेसिक से ज़ीरो लेवल से सीखते हुए चलेंगे. इसको फिनिश करेंगे एक एडवांस पोर्शन पर, ताकि एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप इजीली उनका आंसर कर पाएँ. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड कंटिन्यू विद द लेक्चर. ओके, स्टार्टिंग विद डिफाइनिंग द क्लॉज. क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज को हम डिफाइन कर सकते हैं. क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये कुछ शब्दों का समूह होता है जिसको हम क्लॉज बोलते हैं. यहाँ पर एक वर्ड पर फोकस कीजिए. वर्ड्स मतलब कुछ वर्ड्स होंगे, जब वो वर्ड्स एक साथ में मिलते हैं तो हमारा एक क्लॉज बनता है. तो अब बात आती है कि कौन से वो वर्ड्स होते हैं जिनसे एक क्लॉज बनता है. तो देयर आर टू वर्ड्स जिनसे मिलके हम एक क्लॉज को बनाते हैं. लेट्स सी दिस. पहला वर्ड है सब्जेक्ट और दूसरा वर्ड है वर्ब. सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ में क्लब होते हैं, दोनों एक साथ में मिलते हैं तो एक क्लॉज बनता है. इसका एग्जाम्पल देखिए. ही गोज़, ये एक क्लॉज है. शी इज टीचिंग, ये भी एक क्लॉज है. अब जब हम इन दोनों एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं जिनको हम क्लॉज बोल रहे हैं, तो हमारे दिमाग में एक डाउट आता है, तो फिर सेंटेंस क्या है? सेंटेंस भी तो ऐसे ही होते हैं जो हमने टेंस में पढ़ा, पैसिव वॉइस में पढ़ा, तो हम इसको काफ़ी स्टडी कर चुके हैं. तो एक सेंटेंस और फिर क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि इसको हम क्लॉज बोल रहे हैं, ये एक सेंटेंस भी है. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड अ सेंटेंस? क्लॉज एंड सेंटेंस. सेंटेंस और क्लॉज के बीच में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले बात करें क्लॉज की. क्लॉज एक स्मॉल यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट. ओके. और सेंटेंस होती है एक बिग यूनिट, बिग यूनिट. क्लॉज में हम देख चुके हैं कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हमें मिलती है, लेकिन वहीं सेंटेंस में मल्टीपल वर्ब्स एंड सब्जेक्ट्स हो सकते हैं. एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और वर्ब हो सकते हैं, लेकिन एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ही हो सकता है. फाइन. तो ये बेसिक सा डिफरेंस है. क्लॉज में एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा, बल्कि सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और एक से ज़्यादा वर्ब हो सकते हैं. तो क्या हम सेंटेंस को बोल सकते हैं कि सेंटेंस में बहुत सारे छोटे छोटे क्लॉजेस होते हैं? क्योंकि हम सेंटेंसेस में बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब के ग्रुप्स हो सकते हैं. तो मल्टीपल सब्जेक्ट भी हो गए और मल्टीपल वर्ब भी सेंटेंस में आ गई. तो यस, दिस इज़ करेक्ट कि एक सेंटेंस में मैनी क्लॉज, बहुत सारे क्लॉजेस हो सकते हैं. तो यहाँ तक जो हमने समझा कि एक जो क्लॉज होता है उसमें एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट और एक वर्ब होगी, लेकिन वहीं सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और एक से ज़्यादा वर्ब हो सकते हैं. मतलब सेंटेंस में बहुत सारे छोटे छोटे क्लॉजेस हो सकते हैं. तो अगर हम ये कहें कि क्लॉज इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, क्लॉज इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस और क्लॉज के बीच का डिफरेंस था. क्लॉज में जहां हम एक सब्जेक्ट एक वर्ब की बात करते हैं, वहीं हम सेंटेंस में मल्टीपल सेंटेंस और मल्टीपल वर्ब की बात करते हैं. अब हम इन एग्जाम्पल्स पर वापस आते हैं.
इन दोनों एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, क्लियरली वी कैन सी दैट एक सब्जेक्ट एक वर्ब है। तो हम इनको क्या बोलेंगे, हम इनको सेंटेंस बोलेंगे या फिर हम इनको वर्ब बोलेंगे, ये समझना इम्पॉर्टेंट है। क्लॉज और सेंटेंस के बीच के डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब, इससे बनता है एक क्लॉज। वहीं सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस भी बना सकते हैं हम, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस ये होगा कि सेंटेंस हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और वर्ब होती है वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन क्लॉज में जो सब्जेक्ट और वर्ब होंगे वो हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। ये इसमें अंतर है। क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होंगे, सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब होंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस में होंगे वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन क्लॉज के सब्जेक्ट और वर्ब हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, इफ़ यू गो और यू गो। यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब है सेंटेंस में, और यहाँ पर भी और एक वर्ब है, लेकिन ये जो सेंटेंस और वर्ब है वो हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट और ये वर्ब है ये हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रही है। आप जाते हो, यू गो, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है अपने आप में। अगर आप जाते हो, ये अपने आप में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। इफ़ यू थिंक अबाउट इट अ बिट, थोड़ा सा आप इसके बारे में सोचेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। इफ़ यू गो, अगर आप जाते हो, मतलब इसके आगे पीछे कोई एक सेंटेंस ऐसा होगा जो इस इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करेगा। मतलब ये अपने मीनिंग के लिए किसी और दूसरे सेंटेंस पर या फिर कहें सब्जेक्ट और वर्ब पर डिपेंडेंट है। ये अपने आप में इनकम्प्लीट है, तो इसे अपने आप को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत होगी, मतलब किसी दूसरे सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत होगी। ये बेसिक सा अंतर है इसमें। क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब हो सकते हैं, जैसा हमने इन दोनों एग्जाम्पल में देखा, और सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब हो सकते हैं, लेकिन क्लॉज का जो सब्जेक्ट और वर्ब होता है वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, वहीं सेंटेंस का जो सब्जेक्ट और वर्ब होगा वो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। तो जैसा पीछे हमने डिस्कस किया कि सेंटेंस में बहुत सारे छोटे छोटे क्लॉज हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल क्लॉजेस सेंटेंस में हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो ये एक सेंटेंस है, बिकॉज शी डज़ नॉट स्टडी, क्योंकि वो स्टडी नहीं करती। ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट है। वहीं शी फेल्स, ये एक सेंटेंस है इन एग्ज़ाम, ये एक सेंटेंस है और ये भी एक सेंटेंस है। तो दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं। ये हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि वो स्टडी नहीं करती। मतलब इसके आगे पीछे कोई सेंटेंस चाहिए इसको जो इसका कंप्लीट मीनिंग बता पाए, लेकिन शी फेल्स इन एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाती है। तो ये अपने आप में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसको किसी दूसरे वर्ड की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे सब्जेक्ट वर्ब की ज़रूरत नहीं है अपने मीनिंग को बताने के लिए। दैट इज़ अ कंप्लीट वर्ड इन इटसेल्फ। अब हम पहले वाले क्लॉज की बात करें इसकी, तो इस सेंटेंस को अगर हमें कंप्लीट करना है तो हमने क्या किया, हमने इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से कनेक्ट कर दिया। इसको लिखते हैं हम, शी फेल्स इन एग्ज़ाम because she does not study। तो ये हमारा पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। वो एग्ज़ाम में फेल हो जाती है क्योंकि वो स्टडी नहीं करती। तो अब हम देख सकते हैं कि ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया जिसमें दो सब्जेक्ट और दो वर्ब हैं। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ये है, और एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ये है। तो ये दोनों के बीच का अंतर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेंटेंसेस के बारे में कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। सो लेट्स गो अहेड एंड डिस्कस दिस। ओके,
टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के कितने प्रकार होते हैं, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, इसमें हमको सेंटेंस और क्लॉज दोनों ही डिस्कस करना है। क्लॉज का जहाँ तक सवाल है तो क्लॉज को हम स्टडी करते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, इसको आगे चल के हम स्टडी करेंगे। लेकिन उनको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना ये ज़रूरी है कि सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। अगर हम ये समझ पाए उसी के बाद में फिर हम वो स्टडी करेंगे। तो पहले हम स्टडी करेंगे सेंटेंस, उसके बाद में फिर हम बढ़ेंगे क्लॉजेस की तरफ। तो बात करें टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1, simple sentence. Number 2, compound sentence. Number 3, complex sentence. क्लॉजेस को समझने के लिए हमें इन तीनों सेंटेंसेस को समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्लॉजेस को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमें ये सेंटेंस के तीनों टाइप समझ में नहीं आते। तो सेंटेंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, सेकंड इज कंपाउंड सेंटेंस और थर्ड इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इन्हीं को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो एंड चेक दीज आउट। पहले हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? तो सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दोनों मिलकर गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा जो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। हम टेंसेस में हमने यही पढ़ा, सिंपल सेंटेंस जो हमने स्टडी किए वो टेंसेस में हमने यही स्टडी किए। सेंटेंस आपका कुछ भी हो सकता है। शी हैज़ टेकन ब्रेकफास्ट। दूसरा सेंटेंस ले सकते हैं, आई went to market. Sheetal can pass an exam. तो ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक वर्ब और एक सब्जेक्ट हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। मतलब इन्हें अपने मीनिंग को लेकर किसी और दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती। ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, इंडिविजुअल सेंटेंस ही एक कंप्लीट मीनिंग आपको देते हैं। टेंस का कोई भी सेंटेंस आप उठा लीजिए, कोई भी सेंटेंस आप बना लीजिए। सिंपल जितने भी सेंटेंस हम बनाते हैं टेंसेस में, जितने भी पार्ट्स हैं, इसके 12 पार्ट्स होते हैं, तो जितने भी सेंटेंस हम बनाएंगे वो सारे हमारे सिंपल सेंटेंसेस ही होते हैं। मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, मैं जा चुका हूँ तो आई हैव गॉन, मैं जाता हूँ तो आई गो, मैं गया था आई वेंट, मैं जा रहा था आई वॉज गोइंग, मैं जाऊँगा तो आई विल गो, मैं जा चुका था तो आई हैड गॉन। जितने भी सेंटेंस हमने अभी तक पढ़े हैं दे वर सिंपल सेंटेंस। ओके, तो आगे चलते हैं और बात करते हैं सेंटेंस के दूसरे टाइप के बारे में, दैट इज़ कंपाउंड सेंटेंस। तो बात करें कंपाउंड सेंटेंस की, तो कंपाउंड सेंटेंस में जब हम 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं, सिंपल सेंटेंस जब हम 2 सिंपल सेंटेंस को एक कंजंक्शन से जोड़ देते हैं तब एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। गॉट इट? एक बार और देखिए, जब हम 2 सिंपल सेंटेंस को एक कंजंक्शन से जोड़ देते हैं तो एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। एक एग्जांपल देखिए, he she does not study। तो ये हमारे पास में 2 सेंटेंसेस, he does not study
और ही स्टडीज़। तो ये दोनों सिंपल सेंटेंस हैं, दोनों इंडिविजुअल सिंपल सेंटेंस हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं। जब हमने इन दोनों सेंटेंस को एक कंजंक्शन से जोड़ दिया, लाइक ही स्टडीज बट शी डज नॉट स्टडी, अब दोनों सेंटेंस जैसे थे हमने उनको वैसे ही रख दिया, लेकिन इसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे, एक कंजंक्शन से। कंजंक्शन क्या है, बट। तो अब बट ने इन दोनों सेंटेंस को जब एक साथ में जोड़ लिया अपने से, तो ये बन गया एक कंपाउंड सेंटेंस। गॉट दैट? तो इसकी डेफिनेशन ये हुई कि जब हम दो सिंपल सेंटेंस को कंजंक्शन से जोड़ देते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। When we join two simple sentences with conjunction, it becomes कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब अगर हम कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, देयर आर मैनी कंजंक्शन। तो हमें इसमें कुछ स्पेसिफिक कंजंक्शन ही रखना है, मतलब कुछ ही कंजंक्शन ऐसे होते हैं जिनके जुड़ने पर हम दो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से हैं वो कंजंक्शन जिन कंजंक्शन से जोड़कर हम दो सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हैं हमारे कुछ कंजंक्शन। इन कंजंक्शन को जोड़कर ही हम दो सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं, इन कंजंक्शन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा है कोरिलेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे एंड, बट, और, नॉर और नाइदर। कोरिलेटिंग कंजंक्शन जैसे कि हमें नाम से ही पता पड़ रहा है कि कोई भी दो कंजंक्शन एक साथ में जब आते हैं उसको हम कोरिलेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे बोथ और एंड एक साथ में आएंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये रूल हमने काफ़ी बार स्टडी किया है। आइदर नाइदर, आइदर और नाइदर नॉर, इसको नीदर बोलिए, इसको ईदर बोलिए, डजंट मेक अ डिफरेंस। आप इसको आइदर बोलिए या फिर ईदर बोलिए, इसको आप नीदर बोलिए या फिर नाइदर बोलिए, आप कुछ भी बोल सकते हो, बोथ आर करेक्ट। तो ऐसे हमने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। एक तो कोरिलेटिंग कंजंक्शन जिसमें दो कंजंक्शन एक साथ में आते हैं किसी सेंटेंस में, और दूसरा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसमें सेंटेंस में इंडिविजुअल कंजंक्शन ही यूज़ किए जाते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एंड की। एंड का यूज़ हम करते हैं दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए। जब दो स्टेटमेंट हो और दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, राइट। पॉजिटिव स्टेटमेंट जब दो होते हैं तो उसको हम एंड से कनेक्ट करते हैं। दूसरे वे में समझें इसको कि जो भी बात हम कह रहे हैं उसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब एक बात जो कही जा रही है दूसरी बात का कनेक्शन उससे होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हम अगर पॉजिटिव इंडिकेशन की बात कर रहे हैं तो सेंटेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एक बात जो कही जा रही है पहले सेंटेंस में जो दूसरे सेंटेंस में उससे वो रिलेट करनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम, शी does not study and she does not go to school. ओके, तो यहाँ पर दो सेंटेंस है, पहला है she does not study और दूसरा है शी डज नॉट गो टू स्कूल। अब ये सेंटेंस इससे रिलेट कर पा रहा है, जबकि सेंटेंस दोनों नेगेटिव हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, इसीलिए
यहाँ पर हमने एंड का यूज़ किया है। तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, लेकिन एक बात जो कही जा रही है, एक बात का रिलेशन दूसरे से होना चाहिए। मतलब विचारों में जब समानता होती है, जब थॉट सिमिलर होते हैं, तो हम एंड का यूज़ करते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं। ही ये दो सेंटेंस है, ही विंस और ही प्लेस। मतलब इसका इससे रिलेशन है और इन दोनों सेंटेंस में थॉट की सिमिलैरिटी है। वो खेलता है और वो जीतता है, थॉट की सिमिलैरिटी है। तो जब हमारे विचारों में समानता होती है, जब थॉट में सिमिलैरिटी होती है, तो हम एंड का यूज़ वहाँ पर करते हैं। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट एक ही होता है तो हम दोबारा से सब्जेक्ट को रिपीट नहीं भी करेंगे, तब भी ये सेम सेंस देगा। जैसे ही प्लेज एंड विंस। तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो गया। और ये जो कंजंक्शन है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सेंटेंस दोनों स्टेटमेंट है, एक सिमिलर थॉट के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं हम बट की बात करें, बट के बारे में बात करें, तो बट में कॉन्ट्राडिक्शन होता है। कॉन्ट्राडिक्शन इन द सेंस जब विचारों में समानता ना होना। मतलब एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट से अग्री नहीं करता, एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट से अलग होता है, उसकी डायरेक्शन अलग होती है। जैसे वो स्कूल आता है लेकिन स्टडी नहीं करता, तो स्कूल आना एक स्टेटमेंट हो गया, इसको हम लिख लेते हैं। ही कम्स टू स्कूल बट he does not study, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से देखें। he comes to school, वो स्कूल आता है, ये एक थॉट है, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा he does not study, तो स्कूल किस लिए आते हैं हम, कि हम स्टडी करें, तो वो स्कूल आता है, इसका जो सेंस है वो हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन वहीं ये दूसरा सेंटेंस है, वो इससे अग्री नहीं कर रहा है। मतलब इन दोनों के बीच में एक कंट्रास्ट आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया, मतभेद आ गया, सिमिलैरिटी नहीं है थॉट्स में। वो स्कूल तो आता है लेकिन स्टडी नहीं करता, तो इसीलिए हमने यहाँ पर बट का यूज़ किया है। तो जब सेंटेंस में सिमिलैरिटी हो तो वहाँ पर हम एंड का यूज़ करते हैं। जब एक सेंटेंस में जो बात कही जा रही है अगर उससे विपरीत दूसरे सेंटेंस में बात कही जा रही है, तो वहाँ पर हम एंड की जगह पर बट का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हमारे सामने दो सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस है शी टीचेस और दूसरा सेंटेंस है शी डज नॉट गिव होमवर्क। पहला सेंटेंस बोलता है कि वो पढ़ाती है, दूसरा सेंटेंस बोलता है कि वो होमवर्क नहीं देती। तो यहाँ पर एंड या फिर बट में से हमें कोई एक चूज़ करना हो तो हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे, एंड या फिर बट? सी, दोनों सेंटेंस को देखने पर ये पता पड़ रहा है कि एक बात जो कही जा रही है वो दूसरी बात से अलग है। वो पढ़ाती है और वो होमवर्क नहीं देती, तो इसमें कंट्रास्ट है। पहला सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस डिफर कर रहा है, मतलब विचारों के बीच में भिन्नता है, डिफरेंस आ गया। तो वहाँ पर हम बट का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा शी टीचेस बट शी डज नॉट गिव होमवर्क, डज नॉट गिव होमवर्क। अगर हम इसी सेंटेंस को पॉजिटिव इंडिकेशन दे दें, दोनों सेंटेंस में एक सिमिलैरिटी लेकर आ जाए, तो वहाँ पर कैसे हम कंजंक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल को देखिए, शी टीचेस, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर जो नेगेटिव था इसको हमने यहाँ पर पॉजिटिव कर लिया, शी गिव्स होमवर्क, गिव्स होमवर्क। अब दोनों स्टेटमेंट के बीच में सिमिलैरिटी आ गई, तो यहाँ पर हम एंड का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि वो पढ़ाती है, वो होमवर्क देती है। तो एक सेंटेंस दूसरे से अलग नहीं है, ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे से एग्री कर रहे हैं। दे आर नॉट डिफरिंग, ये डिफर नहीं कर रहे, ये एग्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर बट की जगह पर
एंड का यूज़ हम कर लेंगे। तो शी टीचेस एंड शी गिव्स होमवर्क। ओके, तो एक ही एग्जाम्पल को हमने बना के देखा, एक जगह एंड का यूज़ हुआ, एक जगह बट का यूज़ हुआ। जब दोनों सेंटेंस के बीच में अंतर था, एक सेंटेंस दूसरे से अलग सेंस दे रहा था, तो हमने बट का यूज़ किया। जब एक सेंटेंस दूसरे से एग्री होकर चल रहा था और थॉट्स में सिमिलैरिटी की बात कही जा रही थी, तो हमने वहाँ पर एंड का यूज़ किया। तो ये एंड और बट का बेसिक डिफरेंस होता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं दूसरे कंजंक्शन के बारे में। ओके, तो बात करते हैं और के बारे में। और हमें बताता है चॉइस। जब भी अगर हमारे पास में चॉइस होती है तो वहाँ पर हम और का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम में हमारे पास में क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें हमें दिया हुआ रहता है, या तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं या फिर आप लेटर लिख सकते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास में चॉइस होती है, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम एक स्पीच लिख सकते हैं, तो वो चॉइस है। तो जब भी हम चॉइस की बात करते हैं तो वहाँ पर हम और का यूज़ करते हैं। जैसे दो सेंटेंस हमने लिए, तो जब हम इन दोनों सेंटेंस को, ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, जब हम इन दोनों स्टेटमेंट को और से जोड़ देते हैं तो वहाँ पर एक चॉइस वाली बात आ जाती है। जैसे यू शुड स्टडी और प्ले। हमने इसको पूरा नहीं लिखा, इसको हम ऐसे भी लिख देंगे तब भी ये सही है सेंटेंस। तो यू शुड स्टडी और यू शुड प्ले, इसको हमने ऐसे लिखा, यू शुड स्टडी और प्ले। आपको खेलना चाहिए या फिर आपको स्टडी करनी चाहिए, दोनों में से कोई एक काम आपको करना चाहिए, या तो आपको स्टडी करनी चाहिए या फिर आपको खेलना चाहिए। तो यहाँ पर चॉइस वाली बात आ जाती है। तो ये और का एक यूज़ है। दूसरे एग्जाम्पल, राइट एन एप्लीकेशन और राइट अ लेटर। तो एप्लीकेशन लिखो या फिर लेटर लिखो, तो दोनों में हमको कोई एक चूज़ करना है। चॉइस है हमारे पास में, हम या तो लेटर लिख सकते हैं या फिर हम एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो जब भी हम चॉइस की बात करते हैं, दो में से एक हमें चुनना हो। एंड रिमेंबर दैट, जब हम दो में से एक चुनने की बात करते हैं तभी हम वहाँ पर और का यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं और बात करते हैं सम अनदर कंजंक्शन के बारे में। ओके, तो बात करते हैं नाइदर और नॉर के बारे में। अब नाइदर नॉर हम दोनों को एक साथ में पढ़ेंगे जब हम कोरिलेटिंग कंजंक्शन की बात करेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। तो नॉर का यूज़ कहाँ होगा और नाइदर का यूज़ कहाँ होगा? हम एक चीज़ तो देख सकते हैं कि नाइदर नॉर का यूज़ हम नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए लगाते हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस या फिर नेगेटिव स्टेटमेंट की बात करते हैं तभी हमको नॉर और नाइदर का यूज़ देखने को मिलता है। तो ये दोनों नेगेटिव सेंटेंस के साथ में आएंगे, नंबर 1। और नंबर 2 कि नॉर और नाइदर में ऑलवेज दो सेंटेंस हमें देखने को मिलेंगे। तो अब हमें करना क्या है कि जो पहला सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस होगा और जो दूसरा सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। ओके, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पहले यहाँ पर नॉर या फिर हम नाइदर का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है। दो सेंटेंस होंगे, पहला सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए और दूसरा सेंटेंस भी नेगेटिव होगा और उसकी स्टार्टिंग नॉर और नाइदर से की जाएगी। इसके एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। ही डज नॉट स्टडी, ही does not complete homework। ये दो स्टेटमेंट है हमारे, दोनों ही स्टेटमेंट नेगेटिव हैं। इनकी कंडीशन ही यही है कि दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव होने चाहिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे नेगेटिव हुए। तो अब हम बनाते हैं पहले नॉर से। तो पहला स्टेटमेंट जैसा है उसको वैसे ही रख लेंगे, ही डज नॉट स्टडी, ही डज नॉट स्टडी। अब रखना है हमें, जैसे हमने देखा था पहला स्टेटमेंट नेगेटिव, अब रखना है हमें नॉर। तो हमने नॉर को रख लिया। अब दूसरा स्टेटमेंट हमें क्या करना है,
इंटेरोगेटिव से स्टार्ट करना है। अब इंटेरोगेटिव से जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में डज का यूज़ होगा, नॉर डज। ओके, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, तो डज ही। अब नॉट का यूज़ हमें नहीं करना है, ये जो नॉट आ रहा था सेंटेंस में, इस नॉट की जगह तो हमने यहाँ पर नॉर का यूज़ कर लिया, तो इसीलिए हमें यहाँ पर अब नॉट का यूज़ हटा देना है क्योंकि नॉर आ चुका है, तो ही लगा दिया। उसके बाद में फिर हमें वर्ब रख देनी है, कंप्लीट होमवर्क, कंप्लीट होमवर्क। एक बार और इसे समझिए, ही डज़ नॉट स्टडी ये एक सेंटेंस था और ही डज़ नॉट कंप्लीट होमवर्क ये दूसरा सेंटेंस था। तो पहला सेंटेंस जैसा था हमने इसको वैसा ही रख लिया, ही डज़ नॉट स्टडी। अब जो दूसरा सेंटेंस था, ही डज़ नॉट कंप्लीट होमवर्क, क्योंकि हमें इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमें क्या करना है, डज़ को निकाल के आगे रख देना है। तो हमने डज़ को निकाल के आगे रख दिया, डज़ ही। अब यहाँ जो नॉट आना चाहिए था, क्योंकि डज ही नॉट कंप्लीट होमवर्क होता, अगर हम इस सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बनाते तो डज ही नॉट कंप्लीट होमवर्क होता। तो हमने क्या किया कि यहाँ से नॉट को आउट कर दिया, इस सेंटेंस में नॉट को हटा दिया हमने, और नॉट की जगह पर हमने क्या लगा दिया, स्टार्टिंग में नॉर, क्योंकि नॉर का स्ट्रक्चर और यूज़ इसी तरीके से हम बनाते हैं। वहीं अगर हम चाहें तो नॉर की जगह पर हम नाइदर का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो दोनों का मतलब लगभग सेम ही है। तो सेंटेंस बनेगा, ही डज़ नॉट स्टडी नॉर डज ही कंप्लीट होमवर्क, ही डज़ नॉट स्टडी नाइदर डज ही कंप्लीट होमवर्क। तो दोनों को हम एक तरीके से एक ही सेंटेंस में एक दूसरे की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम नॉर और नाइदर का यूज़ करते हैं। तो ये तो थे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब बात करते हैं हम डुअल कंजंक्शन, जिसको हम बोलते हैं कोरिलेटिंग कंजंक्शन। तो अब बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस के कंजंक्शन की दूसरी कैटेगरी के बारे में, कोरिलेटिंग कंजंक्शन। इसके पहले हमने डिस्कस किया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसमें हमने पढ़ा एंड, बट और नॉर और नाइदर को। अब यहाँ पर हम कोरिलेटिंग कंजंक्शन में बात करेंगे, बोथ और एंड ये पेयर्स में यूज़ होंगे। हमारे 4 कोरिलेटिंग कंजंक्शन होते हैं, बोथ और एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और नाइदर नॉर, ये 4 हमारे कोरिलेटिंग कंजंक्शन होते हैं। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं बोथ और एंड के बारे में। तो रिमेंबर दैट कि बोथ के साथ में जो पेयर किया जाता है कंजंक्शन, वो हम एंड को करते हैं। और बोथ का यूज़ जो कि हम एडजेक्टिव्स में पढ़ चुके हैं कि जब हम 2 यूनिट्स की बात करेंगे, 2 आइडेंटिटीज़ की बात करते हैं, कोई भी चीज़ जो 2 हैं तो हम बोथ का यूज़ करते हैं। बोथ के साथ में हम एक को कनेक्ट करेंगे और एंड के साथ में हम दूसरे को। तो जो हम 2 चीज़ों की बात बोथ में कर रहे हैं, उन दोनों को हम एंड से कनेक्ट करेंगे। तो ये इसका सेंस है। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही बोथ, ही के बाद में लगा दिए बोथ, स्टडीज़, स्टडीज़ आएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है, एंड गुड मार्क्स। यहाँ पर 2 वर्ब को जोड़ने की बात हो रही है, एक तो स्टडी करने की और दूसरी अच्छे नंबर लाने की। तो ये जो दोनों एक्शन हैं ये किसके हैं, ही के हैं, कि ही स्टडी करता है, अच्छे नंबर लेकर आता है। तो यहाँ पर ये जो ही के दोनों एक्शन थे, स्टडी और गेट गुड मार्क्स, ये 2 एक्शन थे, इसको डिफाइन कर रहा है बोथ और कनेक्ट किया है एंडनेस को। तो ही बोथ स्टडीज़ एंड गेट गुड मार्क्स, यहाँ पर गेट्स आना चाहिए, गेट्स गुड मार्क। दूसरा सेंटेंस देखिए इसका, ही बोथ प्लेज एंड विंस, उसके दोनों काम होते हैं, वो खेलता है और जीतता है। तो यहाँ पर जब 2 एक्शंस की बात की जा रही है इसीलिए बोथ का यूज़ हुआ है और इस बोथ को पेयर किया है एंड से। तो ऐसे हम बोथ का एंड के साथ में पेयरिंग करते हैं। इसको दूसरे वे में देखें, एग्जाम्पल डिफरेंट लें, बोथ राम एंड श्याम, राम एंड श्याम।
आगे सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए बोथ के साथ में एंड का पेयर है, तो जब हम 2 यूनिट की बात करते हैं, 2 को जोड़ते हैं तो एंड का यूज़ करेंगे, और एंड के साथ में हम पेयरिंग बोथ की करते हैं। तो ये था बोथ और एंड। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। ओके, तो अब बात करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो की। इसमें हम 2 सिमिलर स्टेटमेंट को ज्वाइन करेंगे। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसको हिंदी में हम समझे तो ही नहीं बल्कि भी, समथिंग लाइक दैट। ही नहीं बल्कि भी, बल्कि भी, तो ये सेंस इसका होता है, ही नहीं बल्कि भी। तो नॉट ओनली का यूज़ पहले सेंटेंस में होगा और बट ऑल्सो का यूज़ दूसरे सेंटेंस में होगा। लेकिन बट ऑल्सो का जब हम यूज़ करेंगे तो बट ऑल्सो से सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी, दूसरे सेंटेंस में, दूसरे स्टेटमेंट में सेंटेंस की स्टार्टिंग बट ऑल्सो से होगी। एग्जाम्पल देखिए, वो केवल मेरा रिश्तेदार ही नहीं बल्कि मेरा दोस्त भी है। तो इस एग्जाम्पल को हम बनाते हैं, ही इज़ नॉट ओनली माई रिलेटिव, ही इज़ नॉट ओनली माई रिलेटिव, वो केवल मेरा रिश्तेदार ही नहीं, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो से सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं, बट ऑल्सो ही इज़ माई फ्रेंड। ऐसे बनाना है इसको, वो ना केवल मेरा रिश्तेदार है बल्कि मेरा दोस्त भी है। ही इज़ नॉट ओनली माई रिलेटिव बट ऑल्सो ही इज़ माई फ्रेंड। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि खेलता भी है। तो ही नॉट ओनली प्लेस बट ऑल्सो ही स्टडीज। स्टेटमेंट को आगे पीछे आप कैसे भी करके रख सकते हैं, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। अगर हमें इसी सेंटेंस को ऐसे रख दें, ही नॉट ओनली स्टडीज़ बट ऑल्सो ही प्लेस, तो वो भी इसका मतलब सेम है। तो ऐसे हमें नॉट ओनली का यूज़ करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। नॉट ओनली सेंटेंस के पहले वाले हिस्से में रखना है, बट ऑल्सो सेंटेंस के दूसरे वाले हिस्से में रखना है। बट ऑल्सो से सेंटेंस स्टार्ट होगा। कितने भी सेंटेंस हम इसमें बना सकते हैं। जैसे एक और सेंटेंस हम देख सकते हैं इसमें, मैं इंग्लिश ही नहीं बोलता बल्कि हिंदी भी बोलता हूँ। तो आई नॉट ओनली स्पीक इंग्लिश बट ऑल्सो I speak हिंदी। तो ऐसे हम नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आइदर और नाइदर नॉर के बारे में। ओके, तो आइदर और नाइदर नॉर ये काफ़ी ज़्यादा देखने में आते हैं। आइदर और की जहाँ तक हम बात करें तो इसका जो सेंस होगा वो पॉजिटिव सेंस होता है, वहीं नाइदर नॉर का जो सेंस होगा वो नेगेटिव सेंस होगा। दोनों में ही हम चॉइस की बात करते हैं, ठीक है। इसमें हम 2 सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन 2 स्टेटमेंट। ओके, 2 स्टेटमेंट को ज्वाइन करना है। दूसरा, और choose one of them, one of them, दोनों में से किसी एक को चूज करना है। तो जब हम चॉइस की बात करते हैं, 2 स्टेटमेंट में चॉइस की बात करते हैं, तब हम आइदर और नाइदर नॉर की बात करते हैं। आइदर और हमें पॉजिटिव सेंस देता है, वहीं नाइदर नॉर हमें नेगेटिव सेंस देता है। इसके एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। ओके, तो हम बात करें पहले आइदर और की। आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप बैठो या आप जाओ। तो आइदर, इससे स्टार्ट करेंगे, या तो आप बैठिए या फिर आप जाइए, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो आइदर यू सिट और यू गो, या तो आप बैठिए या फिर आप जाइए। तो दोनों में से कोई एक चूज हमें करना है, बैठना या फिर जाना।
तो ये हमें आइदर और से पता चल रहा है। दैट्स ऑल अबाउट द चॉइस। दूसरे सेंटेंस की बात करें, या तो आप इंग्लिश बोलिए या फिर आप हिंदी बोलिए। आइदर यू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, और यू स्पीक हिंदी, हिंदी। तो यहाँ पर भी हमारे पास में दो चॉइस की बात हो रही है। तो या तो आप इंग्लिश बोलिए या फिर आप हिंदी बोलिए। तो आइदर यू स्पीक इंग्लिश और यू स्पीक हिंदी। ऐसे हम कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे या तो आप मुझे मैसेज करो या फिर मुझे कॉल करो। आइदर यू कॉल मी और मैसेज मी। ये 3 सेंटेंस हमने देखे। इन्हीं को अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहें तो हम आइदर और की जगह पर नाइदर नॉर कर देंगे, दैट्स इट। तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन्हीं को देखिए, आइदर यू सिट और यू गो, या तो आप बैठिए या फिर आप जाइए। इसी सेंटेंस को हमने बोल दिया कि ना तो मैं बैठूंगा ना मैं जाऊंगा, तो आइदर की जगह पर हमने लगा दिया नाइदर। नाइदर, इस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट को थोड़ा सा चेंज किया, नाइदर आई सिट नॉर आई गो। दूसरे सेंटेंस को देखें, आइदर यू स्पीक इंग्लिश और यू स्पीक हिंदी। या तो आप इंग्लिश बोलिए या फिर आप हिंदी बोलिए। तो आपने बोला कि ना तो मैं इंग्लिश बोलता हूँ और ना मैं हिंदी बोलता हूँ, तो नाइदर आई स्पीक इंग्लिश नॉर आई स्पीक हिंदी। भाई मेरी लैंग्वेज अगर कोई दूसरी है तो ना तो मुझे हिंदी आती है ना मुझे इंग्लिश आती है, मुझे फ्रेंच आती है, जर्मन आती है। दोनों लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी मुझे नहीं आती, तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ। दो ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, या तो आप इंग्लिश बोलो या फिर आप हिंदी बोलो। तो आपने बोला कि मुझे दोनों ही नहीं आती, नाइदर आई स्पीक इंग्लिश नॉर आई स्पीक हिंदी। ना तो मैं हिंदी बोलता हूँ ना इंग्लिश बोलता हूँ। तीसरे सेंटेंस को लेते हैं, आइदर यू कॉल मी और मैसेज मी। तो आपसे बोला गया कि या तो आप कॉल कीजिए या फिर आप मैसेज कीजिए। तो आपने बोला कि ना तो मैं कॉल करूँगा और ना मैं मैसेज करूँगा। ना तो मैं कॉल करता हूँ ना मैं मैसेज करता हूँ, मैं फेस टू फेस मीटिंग करने में बिलीव करता हूँ। तो इसी को हमने नाइदर में कन्वर्ट कर दिया। तो नाइदर आई कॉल, इसको हमने शॉर्ट में लिख लिया, नॉर मैसेज। ओके, तो ऐसे हम आइदर और नाइदर नॉर को बना सकते हैं। तो ये थे हमारे 2 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिंग कंजंक्शन, जिसमें हमने जो कंजंक्शन पढ़े उन कंजंक्शन का यूज़ 2 सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए काम में लाया जाता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जब हम 2 सिंपल सेंटेंस को कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। अब वो कौन से कंजंक्शन है? कोरिलेटिंग कंजंक्शन, जो आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और बोथ और एंड। और दूसरा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसमें हमने नॉट, बट और नॉर, नाइदर की बात की थी। इनसे अगर हम 2 सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ देते हैं तो वो एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। तो हम सिंपल सेंटेंस कर चुके हैं, कंपाउंड सेंटेंस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की।